सभी लोगों को नमस्कार। आपका स्वागत है वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग दोस्तों एक बार फिर से लाइव हैं, एक बार फिर से अपना सोलर सिस्टम का तीसरा पार्ट लेकर के मैं आ गया हूं। सोलर सिस्टम में अभी तक आप लोगों ने 2 पार्ट देखे हैं। सोलर सिस्टम का पहला पार्ट जो हम लोग देखे थे उसमें हम लोगों ने सीरीज देखा था, सीरीज पढ़ा था, अलग अलग तरीके से आपको बताया था। 10 तरीके से हम लोगों ने सूर्य से के बारे में वह सीरीज जाना था, से प्लेनेट के बारे में सीरीज जाना था। जैसे अगर उस सीरीज की बात की जाए तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। हम लोग एक सीरीज किए थे, या सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, डिस्टेंस फ्रॉम सन, सीरीज ऑफ प्लैनेट्स की बात किए थे। जो सामने आपको दिख रहा है वही होता है, यह है एम भेम जेसन से हम लोग याद किए थे। उसके अलावे अर्थ से डिस्टेंस के आधार पर हम लोग देखे थे। उसके अलावे साइज के आधार पर हम लोगों ने देखा था, डेंसिटी के आधार पर सीरीज देखा था, रिवोल्यूशन पीरियड के आधार पर सीरीज देखा था, रोटेशन पीरियड के आधार पर सीरीज देखा था। तो इस तरह से हम लोगों ने कई सीरीज बनाए थे, वह उन सीरीजों को हम लोगों ने देखा था। अब इस सीरीज के अलावे हम लोग एक एक करके सभी ग्रहों को जानेंगे, सभी ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर ग्रह की बात की जाती है, प्लेनेट की अगर बात की जाती है तो यह है, ग्रह के लिए एक लाइन लिखता है कि तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को प्लेनेट कहा जाता है। यानी प्लेनेट की कुछ विशेषता बताई गई है इसमें। प्लेनेट की पहली विशेषता है कि वह अपने तारों का चक्कर लगाता है, वह अपने तारों का चक्कर लगाता है, स्टार का चक्कर लगाता है। तो यह है जो 8 प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम में, यह है सूर्य रूपी स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, रिवोल्यूशन पीरियड कर रहे हैं। यह है उनका अपने एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, एक बड़ी विशेषता होती है। फिर दूसरी, ग्रहों के पास, प्लेनेट के पास अपने लाइट नहीं होते, प्रकाश नहीं होता, एनर्जी नहीं होता। यह है इनके पास लाइट और एनर्जी जो है, यानी हम कह सकते हैं अपने पृथ्वी रूपी प्लेनेट के पास जो लाइट है वह सूर्य से ही प्राप्ति होती है। तो इसे प्लेनेट कहते हैं। इसी प्लेनेट को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले प्लेनेट की बात करते हैं, सूर्य के बारे में हम लोग दूसरे क्लास में जानकारी लिए थे। अब मरकरी से हम लोग एक एक करते हुए इसके बारे में जानेंगे। तो मरकरी की अगर बात की जाए तो मरकरी के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जनरली बातें जो याद रखना है, पहला, अगर यह देखा जाए तो हम लोग सीरीज बनाए थे तो यह मरकरी सूर्य से सबसे निकट का ग्रह होता है, यानी नियरेस्ट टू द सन, या फर्स्ट नियरेस्ट टू द सन कह सकते हैं। सूर्य का पहला नज़दीकी ग्रह होता है। साइज के आधार पर हम लोगों ने देखा था तो यह स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है, सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। पहले प्लूटो था, लेकिन प्लूटो के हटने के बाद यह कैटेगरी में आ गया है। तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम भी मरकरी को कहा जाता है। तीसरी बात की जाए अगर मरकरी के लिए दोस्तों, तो सभी ग्रह, सभी प्लेनेट 2 तरह के मूवमेंट करते हैं। सभी प्लेनेट जो हैं 2 तरह के मूवमेंट करते हैं, 2 तरह की गति करते हैं। एक को कहा जाता है रोटेशन पीरियड और दूसरे को कहा जाता है रिवोल्यूशन पीरियड। रोटेशन पीरियड कहने का मतलब अपने एक्सिस पर चक्कर लगाना है, अपने अक्ष पर जो वह घूमती है उसे रोटेशन पीरियड कहते हैं। और अपने एक फिक्स ऑर्बिट में जो इलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाता है उसमें सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे रिवोल्यूशन पीरियड कहा जाता है। तो यह सभी ग्रहों का अलग अलग उसका टाइम है जो आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में उसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मरकरी का यहाँ अगर रोटेशन पीरियड की बात की जाए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, देखिए यह है जो 88 डेज होता है, यह इसका रोटेशन पीरियड नहीं होता है, इसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है। यह 88 डेज क्या याद रखना है, इसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है। सूर्य का यह एक चक्कर मरकरी जो पूरा करता है वह है, मरकरी जो एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है वह है 88 दिनों में पूरा करता है। और
58 डेज 58 दिनों में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, जिसे रोटेशन पीरियड कहा जाता है। रिवोल्यूशन पीरियड जो यह 88 डेज में पूरा करता है, यह सबसे कम समय लेता है। रोटेशन पीरियड इसका सबसे कम माना जाता है चूँकि सूर्य के नज़दीक है। सूर्य के नज़दीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यह मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक है तो सबसे कम समय में पूरा करेगा। तो यह है 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। यह है जो रिवोल्यूशन स्पीड होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है, लगभग वह बताया जाता है 48 किलोमीटर पर सेकेंड, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से मरकरी चक्कर लगाते हुए सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है, जो रिवोल्यूशन पीरियड कहलाता है। और रोटेशन पीरियड याद रखना है 58 डेज होता है। रोटेशन पीरियड कितना होता है? 58 डेज होता है। ठीक है, यहाँ एक सुधार करना है, रोटेशन नहीं यहाँ रिवोल्यूशन होना चाहिए था। आगे अगर बात करें मरकरी के बारे में और बातें की जाए तो यहाँ इसकी एक खास विशेषता बताई जाती है। दोस्तों याद रखना है, इसके पास अपना वायुमंडल नहीं है, इसके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे अपने पृथ्वी रूपी ग्रह हम लोगों का है, इसके पास एक प्रॉपर वायुमंडल है जिसमें अलग अलग गैसों की जो मात्रा है। यहाँ यह है वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है कि यहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात का बहुत कम हो जाता है। इसी कारण लिखता है कि यह दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली हो जाती है। दिन का टेम्परेचर लगभग 350 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है और रात का -170 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसे ड्यूनर रेंज कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? ड्यूनर रेंज कहते हैं, दैनिक तापांतर जिसे कहते हैं दैनिक तापांतर, जो सामने आपको दिख रहा है 560 डिग्री सेल्सियस तक बता रहा है कि हो जाता है। तो आपको याद रखना एक पॉइंट इसके लिए VVI मरकरी के लिए कि ड्यूनर रेंज सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो मरकरी का होता है। उसका कारण क्या है? रात और दिन के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा आता है, ड्यूनर रेंज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा नहीं है। वायुमंडल में हम लोग सोलर सिस्टम में अगर आगे बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वीनस का होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वीनस का होता है, मरकरी का नहीं होता है, या सूर्य के नज़दीक भी है फिर भी नहीं होता है। इसकी हम लोग चर्चा वीनस में भी आते हैं तो करेंगे। और वायुमंडल अगर नहीं है, वायुमंडल यहाँ नहीं है तो यहाँ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ वह है लाइफ नहीं है, वही पॉइंट बताया गया है कि यहाँ लाइफ नहीं है। कुछ पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे इसका मास जो है या इसका परिणाम पृथ्वी का 1/18वां भाग होता है, जबकि यहाँ ग्रेविटेशनल पावर जो है पृथ्वी का 3/8 होता है। यह कुछ है मरकरी के बारे में पॉइंट याद रखना है। कुछ और बातें ध्यान आप रख सकते हैं, जैसे मरकरी की खोज किसने की, मरकरी को पहली बार किसने देखा? तो यह है 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में गैलीलियो ने सबसे पहले मरकरी को देखा था। अपने टेलीस्कोप के माध्यम से उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो यह याद रखना है। मरकरी जो यह शब्द है, हमने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम में सभी ग्रह जो हैं वह यूनानियों के द्वारा, रोमनों के द्वारा लिखे गए नाम हैं। तो यह रोम के यह देवता हैं मरकरी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम मरकरी रखा गया है। प्राचीन रोम के लोग जो होते थे वह है मरकरी को माना जाता है कि यह मरकरी जो है वह देवताओं के संदेशवाहक हैं, मैसेंजर हैं। ठीक है, तो यह मरकरी को मैसेंजर भी कह देते हैं कि संदेशवाहक है। अब देखिए संदेशवाहक जो होता है बहुत तेज़ी से काम करता है, अपने संदेश ले जाता है। तो यह है बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बहुत तेज़ी से यह चक्कर लगा रहा है। तो इस आधार पर इसे कह सकते हैं, रोमन लोगों ने इसे मैसेंजर कहा, देवताओं का इसे मैसेंजर कहा। सूर्य से अगर इसकी दूरी की बात की जाए, वह है यानी डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मरकरी की बात की जाए तो याद रखना है 5.8 करोड़ किलोमीटर दूरी है इसकी। कितनी है? 5.8 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम मरकरी और सन की बात की जाए तो यह है, आपको कुछ बातें याद रखना है। अब यह सूर्य के बहुत नज़दीक है, इस कारण यहाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत कम भेजे गए हैं। मात्र 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ भेजे गए हैं, एक तीसरा भी भेजा गया है जो 2025 तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ मरकरी पर पहला जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, भेजा गया, उसका नाम है मेरिनर 10। उसका नाम क्या है? मेरिनर 10, जो 1974-75 के बीच भेजा गया था। यह याद रखना है।
दूसरा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस पर नासा के द्वारा भेजा गया वह 2004 में भेजा गया था, जिसका नाम मैसेंजर ही रखा गया था, उसका नाम ही रखा गया था मैसेंजर। बाद में यह 2015 में मरकरी से टकराकर मैसेंजर रूपी यह आर्टिफिशियल सैटेलाइट नष्ट हो गया। आगे अभी यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी मिल करके एक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो 2025 में वहां पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है, पहुंचने वाला है। तो यह है कुछ प्रमुख बातें, इसके लिए याद रख सकते हैं। डेंसिटी इसका पृथ्वी के बाद सबसे ज़्यादा होता है, यह आप पॉइंट याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम में डेंसिटी के आधार पर एक प्लेनेट का सीरीज बनाए थे, तो आपको बताया था कि अर्थ का सेट अपने पृथ्वी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना है कि सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी सोलर सिस्टम में मरकरी का होता है 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ। पृथ्वी का जो था वह 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, आपको याद होना चाहिए। इसका 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है। तो यह दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण की बात की गई 3.8, यह है बताया गया है कि यह है पृथ्वी के सापेक्ष जो है यह इसका कम है। तो यह कुछ पॉइंट मरकरी के लिए, इतना बातें आप याद रखें। मरकरी के लिए इतनी पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। यह कुछ प्रमुख बातें हैं मरकरी के लिए जो आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एसएससी के लिए, अलग अलग एग्ज़ामों के लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग दूसरे ग्रह की ओर चलते हैं। दूसरा प्लेनेट जो सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरे नंबर पर हो जाता है वह क्या है? वीनस है। यह है वीनस के लिए जो कुछ प्रमुख बातें आपके सामने दिख रही हैं कि यह निकटवर्ती दूसरा ग्रह है सूर्य से, यानी कि सेकेंड नियरेस्ट टू सन है। या वीनस जो है सेकेंड नियरेस्ट टू सन हो जाता है। अर्थ से अगर बात करेंगे तो अर्थ का यह फर्स्ट नियरेस्ट प्लेनेट हो जाता है, पृथ्वी का पहला नज़दीकी ग्रह हो जाता है। फिर अगर इसके रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात की जाए तो आपको याद रखना है इसका रिवोल्यूशन पीरियड, यानी कि सूर्य का चक्कर यह 225 दिनों में पूरा करता है। यानी वीनस का रोटेशन पीरियड ऑफ वीनस 225 डेज है और रोटेशन पीरियड 243 डेज माना जाता है। 243 से लेकर 257 तक किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 243 दिन या 257 दिन, इसी में से कोई एक ऑप्शन आपको देगा, माना जाता है। तो 243 आपका इसका रोटेशन पीरियड याद रखें और 225 डेज इसका रिवोल्यूशन पीरियड याद रखिए वीनस का। सबसे खास विशेषता इस वीनस की अगर बात की जाए तो बताई जाती है दो बातें। यह सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। दो बातें याद रखना है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम भी वीनस है और हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम भी है। अब आपको चर्चा हम करते हैं कि यह है सबसे गर्म क्यों है। सबसे गर्म होने का कारण है इसके वायुमंडलीय भाग में, इसके एटमॉस्फेरिक पार्ट में लगभग 96% 90 से 95% तक कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्या होता है, यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्थिति बन जाती है। इसको थोड़ा समझिए अपने पृथ्वी के अर्थ में। अगर पृथ्वी के अर्थ में आप जानें तो इसे आपको याद रखना है। अगर पृथ्वी के अर्थ में इसकी बात की जाए तो जैसे अगर यह अपना पृथ्वी मान लें और यह है वायुमंडल मान लें। यह है वायुमंडल से जो एनर्जी आती है, यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति कैसे बनती है, एनर्जी जो पृथ्वी पर आती है वह वापस यहाँ से अपने पृथ्वी पर से निकल जाती है। तो जितना एनर्जी शॉर्ट वेव के रूप में एनर्जी आता है और लॉन्ग वेव के रूप में यहाँ से एनर्जी निकल जाता है, वह शॉर्ट वेव के रूप में यहाँ से एनर्जी आती है और लॉन्ग वेव के रूप में यहाँ से एनर्जी निकल जाता है। तो अगर यह है अपने पृथ्वी को यह मान लें शॉर्ट वेव के रूप में, जो ज़्यादा टेम्परेचर का चीज़ होता है वह शॉर्ट वेव के रूप में एनर्जी वह क्रिएट करता है। यहाँ कम टेम्परेचर पृथ्वी का होता है तो यहाँ से लॉन्ग पीरियड के रूप में, लॉन्ग वेव के रूप में यहाँ से एनर्जी वापस से निकल जाता है।
तो यह है पृथ्वी पर एनर्जी जितनी मात्रा में आती है उतनी मात्रा में एनर्जी वापस निकल जाती है। इस कारण एक एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी पर 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ रहता है। क्योंकि वायुमंडलीय भाग में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो ग्रीन हाउस प्रोसेस जो होता है वह कम होता है, तो यह समान स्थिति बनी हुई रहती है। लेकिन यह है वीनस के लिए नहीं हो पाता है। वीनस के वायुमंडलीय भाग में मतलब 100% अगर माना जाए तो 90 से 95% तक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ है, तो वह है एनर्जी आ जाती है। लेकिन वहाँ से वह अब आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, यह सब ग्रीन हाउस गैसेज कहे जाते हैं और इनकी विशेषता होती है एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, एनर्जी को अवशोषित कर लेता है। तो वह जो एनर्जी आती है वह वायुमंडल से निकल नहीं पाती है, एक कंबल का काम करता है। आप जानते होंगे या ठंडे देशों का एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठंडे देशों में पेड़ पौधों को उगाने के लिए उतनी मात्रा में टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है जितना उस पौधे के लिए चाहिए, और वह एक समान टेम्परेचर पैदा किया जाता है जिससे विभिन्न तरह के पौधे उगाए जाते हैं। आप भी वो देखे होंगे कई जगहों पर वह एक बड़ा घर बना करके प्लास्टिक के नुमा और टेम्परेचर को वह मेंटेन करके और विभिन्न तरह के साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं। वही पृथ्वी के लिए काम करता है। तो पृथ्वी पर तो यह स्थिति अच्छी होती है, लेकिन वीनस में यह स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ वह हो जाता है 450 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर वहाँ बताया जाता है। और इतने टेम्परेचर के साथ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रखने वाला ग्रह प्लेनेट या वीनस हो जाता है। इस कारण इसे हॉटेस्ट प्लेनेट कह देते हैं। ब्राइटेस्ट की बात करते हैं, सबसे चमकीला क्यों है, तो सबसे चमकीला का कारण बताया जाता है। देखिए एक एलिबिडो पावर कहा जाता है, एक शब्द आता है एलिबिडो पावर। क्या होता है? एलिबिडो पावर। क्या शब्द होता है? एलिबिडो पावर कहा जाता है। एलिबिडो पावर क्या होता है? किसी भी सतह के द्वारा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को एलिबिडो पावर कहते हैं। किसी भी सतह के द्वारा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एलिबिडो पावर कहा जाता है। तो इस वीनस के अर्थ सरफेस का एलिबिडो पावर जो है वो लगभग 70% है। ठीक है, यह लगभग 70% है, जिसके कारण जितनी मात्रा में एनर्जी आती है उतनी मात्रा में एनर्जी वापस से निकल जाती है। जितनी मात्रा में एनर्जी आती है उतनी मात्रा वापस निकल जाती है, लेकिन इसके वायुमंडल में ही रह जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया बन जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वह हॉटेस्ट प्लेनेट हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्ट होता है तो यह ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी हो जाता है, यह चमकीला ग्रह भी कह दिया जाता है। अब चमकीला ग्रह होने के कारण इसे सबसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। इसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि सौरमंडल में सबसे सुंदर ग्रह किसे कहा जाता है? गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, सुंदरता की देवी कहा जाता है इसे। तो यह कौन है? तो वीनस है, यह सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। एक कारण यह भी है कि रोम जो आपको यह वीनस शब्द जो है रोम की देवी के नाम पर रखा गया है, तो देवी सुंदर है इसलिए इसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। तो सौरमंडल में सबसे सुंदर ग्रह है यह है गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वीनस को जाना जाता है, यह याद रखना है। आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते समय हमने बताया था कि जिस तरह से सोलर सिस्टम में यह सबसे सुंदर ग्रह की पहचान की गई, उसी तरह से धरती पर सबसे सुंदर लोगों की पहचान की जाती है और उसके लिए एक प्रतियोगिता करवाया जाता है महिलाओं के लिए। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता करवाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे एसएससी पूछता है, बैंक पूछता है, रेलवे पूछता है कि भारत से अभी तक कितनी महिलाओं को मिस वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है? भारत से अभी कितनी महिलाएं मिस वर्ल्ड बनी हैं? तो आपको संख्या याद रखना है, उनके नाम याद रखने हैं और उन्हें कब यह किताब मिला है यह याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं कि मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया को याद रखने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है रेड। आपको एक शब्द याद रखना है रेड UPM। क्या याद रखना है? रेड UPM। रेड UPM आप याद रखिएगा। RED रेड होता है, ऐसे यहाँ RAD याद रखना है। यहाँ क्या याद रखना है? RAD याद रखना है। यूपी राज्य आप जानते हैं, यूपी राज्य में अभी योगी जी की सरकार है और योगी जी जो हैं वह लाल वस्त्र पहने हुए रहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए रहते हैं। आप जानते हैं अभी शिलान्यास भी हुआ मंदिर का, देखे होंगे, तो गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं। उसे याद रखना है कि यूपी क्या है? तो लाल है। तो रेड यूपी। अब देखिए इस आर से होता है रीता फारिया। आर से क्या होता है? रीता फारिया। देश की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया।
साथ ही यह एशिया की भी पहली मिस वर्ल्ड थी। तो दोनों याद रख सकते। एशिया की पहली मिस वर्ल्ड अगर आपसे पूछे या इंडिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड पूछे तो रीता फारिया याद रखना है 1996 में। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया कब बनी थी? 1966 में। ए से आपको याद रखना है ऐश्वर्या राय। ए से क्या याद रखना है? ऐश्वर्या राय। यह 1994 में 1994 में यह मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। डी से होता है डायना हेडेन। डी से क्या होता है? डायना हेडेन। डी से क्या होता है? डायना हेडेन। यह है डायना हेडेन 1997 में 1997 में यह मिस वर्ल्ड बनी थी। यू से होता है युक्ता मुखी। यू से होता है युक्ता मुखी। यह सभी लोग फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, तो युक्ता मुखी को याद रखना है। यह है 1999 में। युक्ता मुखी 1999 में यह मिस वर्ल्ड बनी थी। और पी से याद रखना है प्रियंका चोपड़ा 2000 में 2000 ईस्वी में बनी थी। और एम से याद रखना है मानुषी छिल्लर। एम से क्या होगा? मानुषी छिल्लर। यह जो हरियाणा की महिला हैं, यह है हरियाणा में जो महिलाओं का रेशियो कम है, लिंगानुपात कम है, सेक्स रेशियो कम है, लेकिन वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वह चाहे हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो। देखिए यह है ब्यूटी क्वीन भी बनी। तो मानुषी छिल्लर 2017 में यह है बनी थी। यह है मानुषी छिल्लर को आपको याद रखना है 2017 की मिस वर्ल्ड रही हैं। तो भारत से अभी तक के 6 महिलाएं जो हैं वह मिस वर्ल्ड बनी हैं और 2 मिस यूनिवर्स बनी हैं। 2 मिस यूनिवर्स बनी हैं। एक जिस साल ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी यानी 1994 में, उसी साल सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। और यह है प्रियंका चोपड़ा जिस साल मिस वर्ल्ड बनी उसी साल लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। तो यह बात आपको याद रखना है। एक अलग आप यह है इसे स्टैटिस्टिकल जीए के अंतर्गत ध्यान रख सकते हैं, जो आपको बैंक से लेकर एसएससी रेलवे हर जगह पूछा जाता है। देश की पहली महिला यह है मिस वर्ल्ड कौन थी? तो रीता फारिया थी, याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं, हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यह कैसा आपको सेशन लग रहा है, क्या सुधार चाहिए इसमें, यह भी बताएंगे। सुधार है हम खुद भी वह देख रहे हैं कि यह चाहिए। हम बड़े रूप से जैसे आपको क्लास में सामने आकर के पढ़ाते थे या छोटे से रूप में हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसका व्यवस्था किया जा रहा है और बड़े रूप से हम सामने आकर के आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस तरह से पढ़ें और यह बताएं कि कोई समस्या आपको नहीं हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह है अगर बात करें तो फिर वीनस की और कुछ बातों को याद रखना है। जो अभी बात बताएं आपको, वीनस के लिए 90 से 95% तक CO2 की मात्रा है और इसी के कारण यह हॉटेस्ट प्लेनेट बन जाता है। एल्बिडो पावर के कारण यह है, एल्बिडो पावर के कारण क्या होता है? यह एल्बिडो पावर के कारण सबसे चमकीला ग्रह हो जाता। आगे बढ़ते हैं और वीनस की बात करते हैं। तो यह है पृथ्वी। वीनस जो है पृथ्वी का फर्स्ट नियरेस्ट प्लेनेट भी हो जाता है और यह वीनस जो है पृथ्वी के समान है साइज में, डायमीटर में, डेंसिटी में। साइज में, डायमीटर में, डेंसिटी में लगभग यह पृथ्वी के समान है, अर्थ के समान है। इस कारण इसे सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ कह देते हैं, ट्विन प्लेनेट कह देते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कह देते हैं, इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कह देते हैं। हिंदी में लिखा हुआ मिला होगा किताब में अगर पढ़ेंगे तो सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ वह है अर्थ ट्वीन, जुड़वा ग्रह, भगनी ग्रह, कोई भी वह क्वेश्चन पूछा जाए तो यह है वीनस होता है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि डेंसिटी में, साइज में यह है अलग अलग यह चीज़ों में लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसी कारण इसे अर्थ ट्विन कहा जाता है। ठीक है। यह है रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको याद रखना है इसका। तो रोटेशन पीरियड की बात की जाए और रिवोल्यूशन पीरियड की बात की जाए तो यहाँ परिक्रमा यानी कि रिवोल्यूशन पीरियड यह बताया गया है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड जो है वह 2 to 5 डेज है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर यह 225 दिनों में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 225 दिनों में पूरा करता है। और रोटेशन पीरियड और इसका रोटेशन पीरियड जो होता है, इसका रोटेशन पीरियड यह है 243 243 डेज। यह है रिवोल्यूशन पीरियड 2 to 5 डेज और रोटेशन पीरियड कितना हो जाता है? रोटेशन पीरियड यह है, रोटेशन पीरियड जो होता है वह है 243
3 डेज हो जाता है, इसका याद रखना है। इसके स्पीड की बात की जाए तो यह है 35 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हुए यह अपने सन का एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि इसका रिवोल्यूशन स्पीड जो होता है 35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है, नो एनी सैटेलाइट। ठीक है, देखिए यह है एक बड़ी चीज़ याद रखना है। पीछे हम लोग जो मरकरी देखे, मरकरी के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है और वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है। मरकरी की एक खास विशेषता याद रखना है कि मरकरी के पास न ही कोई वायुमंडल होता है और न ही उसके पास उपग्रह होता है, जबकि अपने वीनस के पास यहाँ इसके पास भी सैटेलाइट तो नहीं है, लेकिन इसके पास वायुमंडल है। लेकिन वायुमंडल में लगभग 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस से प्रोसेस बनता है और इसके कारण इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ वोल्केनिक इरप्शन भी कुछ होते रहते हैं, इसके कारण यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बन जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यहाँ बादल बन जाते हैं, यह बात याद रखना है। तो यह कुछ प्रमुख बातें हैं वीनस के लिए जो आपको याद रखना है। इतनी बातें अगर वीनस के लिए आप याद रखते हैं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से नहीं छूटेगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इतना बात लेकिन कम से कम जरूर याद रखना है। अब देखिए एक बात और ध्यान रख सकते हैं, यहाँ जो टेम्परेचर वह ज़्यादा हो जाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण यह प्रेशर कुकर की स्थिति में आ जाता है और इस कारण इसे प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट भी कह दिया जाता है कि प्रेशर कुकर के समान यह है ग्रह कहा जाता है। तो इसकी देखिए कुछ विशेषता है जो इसे याद कर सकते हैं कि इसे क्या क्या नाम दिया गया। तो यह ब्राइटेस्ट प्लेनेट एक नाम दिया गया, यह ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम है, यह है हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम है, यह है ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ है, सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ है। यह सब इसके कुछ नाम दिए गए। यह सबसे सुंदर ग्रह है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, प्यार और सुंदरता की देवी कहा जाता है इसे। तो यह याद रखिएगा और इसी आधार पर आपको भारत की मिस वर्ल्ड के नाम याद कर लेने हैं कि वह है सोलर सिस्टम में सबसे सुंदर वीनस, तो धरती पर सबसे सुंदर कौन। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे 2020 के वह है मिस वर्ल्ड कौन है। ठीक है, यह है, हालांकि अभी यह है 2019 के चल रहे हैं, तो 2019 के वह है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का नाम आप लोग बताएंगे। हम कमेंट में देखेंगे और वह उसका जवाब भी देंगे, आपसे बात करेंगे। आप लोग यह भी बताते रहिए यह सेशन कैसा लग रहा है, क्या और आपको सुधार चाहिए। तो चलिए वीनस की इतनी बातें हम लोग किए, अब आगे बढ़ते हैं। वीनस से आगे जो ग्रह है वह कौन होता है, अपना अर्थ होता है। कौन होता है, अपना अर्थ होता है, अपना पृथ्वी होता है। पृथ्वी पर हम लोग आ जाइए, पृथ्वी की बातें करते हैं। बहुत सारी बातें आप जानते हैं, जैसे जनरल बातें, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा अधिक है, 71% तक हाइड्रोस्फीयर ही है, जलमंडल है पृथ्वी पर, इसके कारण ऊपर से दिखाई देने पर यह है नीला दिखाई देता है, तो इसे नीला ग्रह कह दिया जाता है। तो आपको जो पॉइंट सामने दिख रहा है उसी को आधार बनाते हुए हम आपको बता रहे हैं। पृथ्वी के लिए पहला पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, बता रहा है इक्वेटर डायमीटर और पोलर डायमीटर। देखिए यह याद रखिएगा, अगर बात की जाए वह है इसके इक्वेटर डायमीटर और पोलर डायमीटर। आप जानते हैं या पूर्व से पश्चिम इक्वेटर लाइन, नॉर्थ टू साउथ जो है वह है देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की बात की जाती है तो यह ईस्ट टू वेस्ट जो हो गया इक्वेटर लाइन का दिया जाता है, और यह नॉर्थ टू साउथ जो है वह है पोलर हो गया। तो इक्वेटर है यह है इसका, और पोलर डायमीटर दो बात की जाती है कि इक्वेटर डायमीटर कितना हो जाता है। तो इक्वेटर डायमीटर जो हो जाता है अपने पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर या कहीं 57 किलोमीटर भी देता है। 12,756 किलोमीटर इक्वेटर डायमीटर और 12,714 किलोमीटर इसका आपको याद रखना है, यह है पोलर डायमीटर हो जाता है। इन दोनों में 42 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, या 42 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। वह है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है, पृथ्वी ऊपरी भागों पर ध्रुवों पर नॉर्थ पोल की ओर यह चपटी है, क्योंकि यह है इक्वेटर डायमीटर और पोलर डायमीटर में 42 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। इसके कारण पृथ्वी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का शेप क्या है, पृथ्वी की आकृति क्या है। आपसे पूछा जाता है शेप ऑफ द अर्थ, तो आपको याद रखना है पृथ्वी की आकृति यह नीचे से तो गोल है, स्फेरिकल है, लेकिन उसके लिए एक शब्द आता है ऑबलेट स्फीयर। क्या कहते हैं इसे, ऑबलेट स्फीयर। क्या कहते हैं, ऑबलेट स्फीयर कहते हैं, या इसे जियायड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जियायड कहते हैं।
तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है, तो यह है पृथ्वी की आकृति ऑब्लेट स्फीयर है, जिवायड है। हिंदी में इसे लक्ष्य वक्ष गोलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्य वक्ष गोलाभ। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो लक्ष्य वक्ष गोलाभ है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर पृथ्वी की बातें की जाए तो आप पॉइंट वाइज आप आइए और देखिए, यह है तो यह इसका भूमध्यरेखीय परिधि वह इक्वेटर सर्कमफेरेंस की बात की गई है 40,075 किलोमीटर होता है, जो माइल में भी बताया गया है यह है। और लगभग 40,000 इसका पोलर सर्कमफेरेंस होता है, यह परिधि होता है। अब आते हैं इसके रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करते हैं। रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करते हैं। आपको बताया था रोटेशन पीरियड यानी कि अपने एक्सिस पर चक्कर लगाना, और रिवोल्यूशन पीरियड यानी कि सूर्य का चक्कर लगाना। तो यह अपना अर्थ जो है वह सूर्य का एक चक्कर, रिवोल्यूशन पीरियड जो है वह है 1,07,160 किलोमीटर। ठीक है, सामने आपको दिख रहा है स्पीड यह है। इसे आप याद कर सकते हैं, सेकेंड में आप याद कर सकते हैं, लगभग 29.83 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यह अपना पृथ्वी जो है 29.83 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से नाचते हुए और अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में, अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड पूरा दिया गया है। ऐसे यह 365 दिन और 6 घंटे आप याद रखते हैं, और यही 6 घंटे 4 वर्षों के बाद एक लीप ईयर का काम कर देता है। तो यह है स्पीड ऑफ अर्थ, याद रखिएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड रिवोल्यूशन पीरियड के सहारे। रोटेशन पीरियड के स्पीड की अगर बात की जाए, अपने अक्ष पर की बात की जाए कि यह कितने वह स्पीड से नाच रहा है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पृथ्वी यह है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, जिसे जो लगभग 24 घंटे समय होता है, एक्चुअल में वह है 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड हो जाता है। यह लगभग 24 घंटे आप जानते हैं जो रोटेशन पीरियड कहलाता है। हिंदी में इसे घूर्णन गति कहते हैं, यह है या दैनिक गति कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि यह है रोटेशन स्पीड से क्या होता है, रिवोल्यूशन स्पीड से क्या होता है, दैनिक गति से क्या होता है और वार्षिक गति से क्या होता है। तो रोटेशन पीरियड से याद रखना है आपको, रोटेशन पीरियड से होता है दिन और रात, दिन और रात होता है। यह है अगर बात की जाए तो यह है सूर्य है, और सामने अगर अपना अर्थ है, यह है सन है, और यह है अर्थ है। तो यह भाग यह है अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए, और एक भाग सामने होता है 12 घंटे, और दूसरा भाग जो है यहाँ अंधेरा रहता है। अगला जो है 12 घंटे में यह भाग घूम करके फिर सूर्य के सामने आ जाता है, और उधर उजाला होता है। तो 12 घंटे का दिन और रात यह प्रक्रिया होती है। तो यह इसे दिन और रात होता है, याद रखना है। और वार्षिक गति जो यह सूर्य का चक्कर लगाता है, और साथ ही पृथ्वी यह चक्कर लगाते हुए पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो यह है अपने अक्ष पर झुकाव के कारण और सूर्य का चक्कर लगाने के कारण ही यहाँ पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। तो 2 बातें याद रखना है, रिवोल्यूशन पीरियड से सीजन चेंज होता है, और रोटेशन पीरियड से दिन और रात होते हैं, डे और नाइट होता है। यह है बातें आपको याद रखनी है। आगे पॉइंट पर चलते हैं। पृथ्वी के लिए लिखता है कि 71% भाग जो है पृथ्वी का हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है, और 29% लिथोस्फीयर है। ठीक है, फिर इसे समझिए बात को। अगर अपने पूरे पृथ्वी की बात की जाए, पूरे अर्थ की बात की जाए, और पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, तो पूरे पृथ्वी का एरिया जो है वह 50.99 करोड़ किलोमीटर, कितना है 50.99 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। करोड़ किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप देखते रहें, तब वह थोड़ा आपको यह है लिखे में वह चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यह पूरा जो पृथ्वी का एरिया 15.99 करोड़ किलोमीटर, लगभग 51 करोड़ किलोमीटर होता है। इसी का 71% भाग जो है वह है हाइड्रोस्फीयर है, जल है, और इसका यह 29% भाग, इसका 29% भाग जो है वह लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है।
हाइड्रोस्फीयर की बात की जाए, आप देखिए 50.99 करोड़ का अगर 71% अगर आप देखते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वह 36.11 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग अप्रॉक्स में 36.11 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। और 29% लगभग अप्रॉक्स में 14.88 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो यह रेशियो आप याद रखेंगे। टोटल एरिया ऑफ द अर्थ कितना है? 50.99 करोड़ किलोमीटर, जिसमें लिथोस्फीयर 71% है। 71% का अगर रेशियो देखा जाए तो वह 36.11 करोड़ किलोमीटर, यह क्या है? करोड़ किलोमीटर एरिया हो गया जो जिस पर जल है, यानी उसके नीचे धरती तो है लेकिन उस पर वह जल है, सागर है, महासागर है, पानी है। और 29% भाग भूमि है जिस पर हम लोग बसे हुए हैं, जिस पर बिल्डिंग्स बनी हुई है, जिस पर हम लोग रहते हैं। और इसका रेशियो कितना होता है? 14.88 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। यह है, हम समझते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, यह पॉइंट आपको बताया गया है। यही बात अभी जो हम लोग बात किए वह आपको पॉइंट यहाँ दिया है। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, जबकि वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक ठाक है? ठीक है ना? तो यह ध्यान रखना है। आगे अगर बात करते हैं तो यह है, आगे अगले चैप्टर में भी हम यह आपको बताएंगे। यह है अलग अलग टाइम में होता है, अलग अलग यह डेट होता है और उसके आधार पर यह है बातें की जाती है। जैसे एक पहला पॉइंट आप सामने देख रहे हैं कि यह है सूर्य से कभी यह दूर होता है और कभी नज़दीक होता है। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो यह समझिए, जैसे यह है सन है और यह पृथ्वी है, तो यह चक्कर लगाते हुए, चूंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसे दीर्घवृत्तीय मार्ग कहते हैं। इस तरह से होता है यह दीर्घवृत्तीय मार्ग, या इसे अंडाकार मार्ग भी कहते हैं, अंडे के समान। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाने के दौरान यह जो अपना अर्थ है वह सूर्य के कभी नज़दीक होता है और कभी दूर होता है, कभी नज़दीक होता है और कभी दूर होता है। जो जब यह है सूर्य से अधिकतम, अब एवरेज जो डिस्टेंस है, हम लोग पहले सूर्य में भी बात किए थे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ कितना है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है, जिसमें मैक्सिमम जो दूरी होता है तो वह 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाता है और मिनिमम जो हो जाता है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम दूरी को ही यहाँ कहते हैं एपी हेलन। क्या कहते हैं? एपी हेलन अपसौर कहा जाता है। और मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसे पेरी हेलन कह देते हैं, यानी कि उपसौर कह देते हैं। ठीक है, यह है उपसौर कह देते हैं। और यह है आपको याद रखना है। और उसी का डेट हो जाता है जब यह है मिनिमम दूरी होता है, किस दिन को यह पृथ्वी और सूर्य के बीच मिनिमम दूरी होती है, यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, तो वह 3 जनवरी को होता है। और मैक्सिमम दूरी कब होता है? तो वह 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को एपी हेलन कहेंगे और 3 जनवरी को पेरी हेलन कह देंगे, यानी उपसौर कह देंगे। और यह 4 जुलाई को अपसौर कहेंगे। क्लियर है बात? उसी चीज़ को नीचे यहाँ बताया गया है। यह है इसी तरह से एक पॉइंट यह है और डेट हो जाते हैं जो आगे आपको दिया गया है। देखिए, एक यह है पृथ्वी और सूर्य इक्विनॉक्स होता है, जब रात और दिन बराबर होते हैं। और कब डेट होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे के भी चैप्टर में हम आपको समझाएंगे जब हम लोग ग्लोब पढ़ेंगे। ग्लोब में इन सारी चीज़ों को जानना था, लेकिन आप समझिए यहाँ अगर बात की जाए तो फिर यह समझिए, यह सन हो गया, सूर्य हो गया, यह है अर्थ हो गया। ठीक है, और यह है ऐसे, यह बस समझिए ऐसे यह चक्कर लगाते रहता है। लेकिन यहाँ से हम सामने आपको समझा रहे हैं कि यह सूर्य जब इक्वेटर लाइन पर यह है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है यह सूर्य इक्वेटर लाइन पर, विषुवत रेखा पर, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या इसे कहते हैं? इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। हिंदी में कहते हैं बीसौ। क्या कहते हैं हिंदी में? बीसौ। और यह है डेट जो होता है 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को यह सूर्य जो है वह है 90 डिग्री का एंगल बनाता है इक्वेटर लाइन पर। और 21 मार्च के बाद यह सूर्य जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर जाने लगता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उत्तरायण कहा जाता है। तो यह है 21 मार्च के बाद उत्तर की ओर जाने लगता है और यह जाते हुए यहाँ 23.5 डिग्री, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। वहाँ पर जाकर के 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसे समर सोलेस्टिक कहते हैं।
यह है समर सोलेस्टिक कहते हैं, और यह डेट हो जाता है 21 जून। क्या हो जाता है? 21 जून हो जाता है, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे ज़्यादा वह है लंबा दिन होता है, लंबा दिन कहते हैं। इसी कारण 21 जून को ही योगा डे मनाया जाता है। आप योगा डे मनाते हैं तो वह 21 जून को हो जाता है, क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चमकता है, सबसे लंबा दिन कहा जाता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी चल रहा है, ठीक है, या समर सीजन चल रहा है। और इसका ठीक वाइस वर्सा आप याद रख सकते हैं कि साउथ हेमिस्फीयर में हो रहा है। साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो वह इक्वेटर लाइन के नीचे साउथ हेमिस्फीयर में जब 21 जून को यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी है यानी समर सीजन है, तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। या याद रखते हैं कि वहाँ क्या है? विंटर सीजन वहाँ चल रहा होगा। तो 21 जून को यह समर सोलेस्टिक कहलाता है। 21 जून के बाद सूर्य फिर साउथ हेमिस्फीयर की ओर जाने लगता है, तो इक्वेटर लाइन पर एक बार फिर जा करके यह चमकता है, या इक्वेटर लाइन पर फिर जा करके यह है एक बार चमकता है, ठीक है। यह है सितंबर महीने में होता है, तो फिर उसे यह है इक्विनॉक्स के अंतर्गत एक या वर्नल इक्विनॉक्स कह देते हैं और एक एट्यूमनल इक्विनॉक्स कह देते हैं, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो 23 सितंबर को यहाँ फिर यह इक्वेटर लाइन पर चमकता है, तो यह है एट्यूमनल इक्विनॉक्स कहलाता है। यह है बराबर दिन और रात होते हैं, पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है। और फिर यह सूर्य साउथ की ओर जाने लगता है, तो यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड लाइन पर 90 डिग्री का एंगल यह बनाता है, जो यह है यहाँ यह 22 दिसंबर को, यह है 22 दिसंबर को फिर यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रहा है, अब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, साउथ में चला गया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, 22 दिसंबर में हम लोगों के यहाँ ठंडा रहता है, यानी विंटर सीजन रहता है, लेकिन उसी समय साउथ हेमिस्फीयर में क्या है? तो समर सीजन है और वहाँ गर्मी पड़ रही है, समझे। तो यह है, इसे जो है यह है कह देते हैं विंटर सोलेस्टिक। इसे क्या कह देते हैं? 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिक और 21 जून को क्या कह देते हैं? समर सोलेस्टिक, ठीक है। और यह दो जब रात दिन बराबर होता है क्या होता है? इक्विनॉक्स कहलाता है। एक यह है इक्विनॉक्स और एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को वर्नल इक्विनॉक्स और एट्यूमनल इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। यह याद रहा। एक क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है एसएससी कि कौन सा देश है जो गर्मियों में क्रिसमस मनाता है? कौन सा देश है जो गर्मियों में क्रिसमस मनाता है? आप कमेंट करके भी बताएंगे सभी लोग, जान लीजिए। या गर्मियों में, अब यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बहुत सारे देश है, आगे हम ग्लोब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। अप्रेच मोसा मेम्ब्रस बोना, जो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़े होंगे जानते होंगे, वह है उस पर। तो ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दे देता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यहाँ वह गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। इसी 22 दिसंबर को हम लोग भी क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में उस समय विंटर सीजन चल रहा है, ठंडा चल रहा है। जब मोमबत्ती लेकर के आप याद कीजिए गिरजाघर में आप जाते हैं पटना में, या जब रह रहे होंगे तो वह गिरजाघर में जाते हैं तो ठंडा है, मफलर तोफलर बांध करके जाते हैं, अच्छा स्वेटर पहन करके जाते हैं। लेकिन उसी समय यह गए दिसंबर में ही 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया वासी मना रहे हैं यह है क्रिसमस, लेकिन वह गर्मी में। और वहाँ जो है वह क्रिसमस का बड़ा दिन का छुट्टी रहता है, तो वह लोग जाकर के समुद्र किनारे स्नान करते रहते हैं। तो वह लोग 22 दिसंबर को समुद्र स्नान करते हैं, और उसी 22 दिसंबर को हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा स्नान करते हैं? आपको बताया था छीटा स्नान हम लोग करते हैं उस समय, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ठंडा चल रहा है, यह विंटर सीजन चल रहा है। तो यह है 6 डेट होते हैं, आपको याद रखना है। पहला हमने डेट बताया इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में 2 हो गया, एक वर्नल इक्विनॉक्स, एट्यूमनल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स जो हो गया 23 मार्च, एट्यूमनल इक्विनॉक्स हो गया वह है 23 सितंबर। क्लियर। दूसरा हमने बताया सोलेस्टिक, एक समर सोलेस्टिक और एक विंटर सोलेस्टिक। समर सोलेस्टिक 21 जून हो गया, विंटर सोलेस्टिक 22 दिसंबर हो गया। और एक एपी हेलन और एक पेरी हेलन, एक एपी हेलन और एक पेरी हेलन, एपी हेलन और पेरी हेलन, जब वह नज़दीक है और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है, वही चीज़ को यहाँ बताया। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, विंटर सोलेस्टिक कहा जाता है। स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेमिस्फीयर में दिन की अवधि सर्वाधिक होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को यह लंबवत पड़ेगा इक्वेटर लाइन पर, तो रात और दिन बराबर होंगे, 12-12 घंटे का दिन और रात होगा।
सबसे आसान क्वेश्चन पृथ्वी के लिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, मून है। यह याद रखना है। अब पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए वह सारे कंडीशन हैं, जिसमें एक के एवरेज टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, जल की मात्रा है और भी सभी गैसों की एक समान मात्रा है। इस कारण इस 8 प्लेनेट में से एकमात्र ग्रह है, 8 प्लेनेट में से एकमात्र प्लेनेट है जहां जीवन संभव है, जहां लाइफ है। यह याद रखना है। फिर बताया लाइफ की बात अभी तो हम लोग पृथ्वी के लिए करते हैं, लेकिन और भी वह प्लेनेट कहे जाते हैं जहां लाइफ हो सकता है, लेकिन वह अभी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी चल रही है। आगे हम लोग अगर मार्स की बात करेंगे तो उस पर जीवन की बातें की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये अभी पृथ्वी है जहां जीवन की बातें की जा रही है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें जो हैं आप याद रख सकते हैं। कुछ बातें और याद रख सकते हैं, जैसे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है दोस्तों? अगर अपने इस पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है? यह है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, या जल्दी कमेंट करके भी बताएंगे। 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर। वह उसका कारण यही है कि यह समान मात्रा में, यह जितने एनर्जी आता है उतने एनर्जी वापस निकल जाता है और एक समान टेम्परेचर बनना हुआ रहता है 15 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस भी देगा, 15 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। अब इसी आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यह सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी पर कहाँ है और सबसे कम टेम्परेचर पृथ्वी पर कहाँ है, यानी हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ और कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ पूछा लिया जाता है। तो अगर इसे 2 भागों में बांट करके हम लोग देखें तो हॉटेस्ट प्लेनेट की बात की जाए, सबसे गर्म स्थान पृथ्वी पर कहाँ है? वह तो एक लीबिया देश है, और लीबिया देश में एक जगह है अल अजीजिया। देश का नाम है लीबिया और जगह का नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है? अल अजीजिया, AZIZIA, अल अजीजिया कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर जो है लगभग 58 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यह पृथ्वी का सबसे गर्म जगह एक समय बढ़ते हुए होगा, यह एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं है यह एक समय एक दिन बढ़ते हुए इतना हो गया है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है ये रिकॉर्ड किया गया है अभी तक पृथ्वी पर नेचुरल रूप से 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया देश में अल अजीजिया जगह पर। तो यह है विश्व में हो गया, पृथ्वी पर हो गया। अब इसी को एशिया में पूछ देता है कि एशिया में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो एशिया में सबसे गर्म स्थान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक शहर है जैकोकाबाद। एक शहर कौन सा है? जैकोकाबाद। एक शहर है एटाबाद। ठीक है, उसी एटाबाद में ओसामा बिन लादेन था, मारा गया था, याद रखना है। तो जैकोकाबाद है जिसका एवरेज टेम्परेचर नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर एक समय रिकॉर्ड किया गया है लगभग 54 डिग्री, 54 डिग्री सेल्सियस जैकोकाबाद। उसी तरह से अपने इंडिया में पूछ लेता है कि भारत का सबसे गर्म शहर कौन है, सबसे गर्म स्थान कौन है। तो अपने भारत में राजस्थान राज्य में एक शहर है, एक जिला है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। वहाँ टेम्परेचर अधिकतम रिकॉर्ड किया गया 52 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस। तो वह याद रखना है। चूरू जिला, कहीं कहीं किताब में आप पढ़ेंगे तो वह उसी से सटा हुआ, वह एक चूरू जिला है, उससे भी कह देता है कि वह सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रखता है। तो जैसलमेर या चूरू में से कोई एक ऑप्शन होगा जो भारत का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, लगभग 52 डिग्री, 52 डिग्री सेल्सियस के साथ। उसी तरह से अगर बिहार की बात की जाए तो वह बिहार का टेम्परेचर पूछ लेता है, बिहार का सबसे गर्म स्थान पूछ लेता है। तो बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया जिला है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया जिला है, याद रखना है। भारत का सबसे बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो गया जिला है, यह याद रखना है। क्लियर है बात। अब उसी तरह से कोल्डेस्ट प्लेस की बात की जाती है कि सबसे यह है ठंडा स्थान कौन है। तो अगर धरती पर सबसे ठंडे स्थान की बात की जाए तो वोस्टोक स्टेशन है। क्या याद रखना है? वोस्टोक स्टेशन। क्या याद रखना है? वोस्टोक, VOSTO के वोस्टोक स्टेशन एक जगह का नाम है। यह कहाँ है स्टेशन या वोस्टोक स्टेशन? तो यह अंटार्कटिका में है। यह है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं तो साउथ पोल वाला भाग अंटार्कटिका कहलाता है, नॉर्थ वाला आर्कटिक कहलाता है। तो अंटार्कटिका वाले भाग में एक जगह है वोस्टोक स्टेशन, जो रसिया का रिसर्च स्टेशन है, जो रसिया का रिसर्च स्टेशन है। वहाँ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -89 डिग्री सेल्सियस। कितना रिकॉर्ड किया गया है? -89 डिग्री सेल्सियस। तो इतने के साथ यह सबसे ठंडा स्थान माना जाता है वोस्टोक स्टेशन। अभी गर्मी का समय लग रहा है कि वहीं चलें।
लेकिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हैं वहीं रहिए। कोरोना चल रहा है, घर में रहिए, घर में वह रहते हुए पढ़ाई कीजिए, यही सबसे अच्छा है। यह देखिए, यह घर का महत्व पता चल रहा है इस कोरोना काल में कि देश दुनिया में भले ही रह सकते हैं या अमेरिका और कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब संकट आएगा तो आपको घर ही आपको बचाएगा, आपको घर ही आश्रय मिलेगा। वो अमेरिका में भी रहने वाली प्रियंका चोपड़ा सोच रही होंगी कि भारत में ही आ जाए, आ भी गई होंगी। तो यह है, घर ही आपको है जो वह अंतिम आश्रय देता है। तो यह संकट के समय घर है, तो इस घर को सुंदर बनाए रखना है। तो वोस्टोक स्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग, -89 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सबसे ठंडा स्थान हो जाता है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान हो जाता है। उसी तरह से एशिया में पूछ लेता है, तो एशिया में एक बर्खोयांग्स एक जगह है, बर्खोयांग्स साइबेरिया क्षेत्र है। एक साइबेरिया क्षेत्र जो है रसिया के कब्जे में है, और रसिया जो है वह यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है। लेकिन साइबेरिया जो क्षेत्र है वह रूस का जो भाग एशियाई कॉन्टिनेंट में पड़ता है उसे साइबेरिया करते हैं। उसी भाग में एक बर्खोयांग्स जगह है जिसका टेम्परेचर -79 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है। तो वह एशिया का ठंडा स्थान बताया जाता है। लेकिन अगर पूरी तरह से एशिया की बात की जाए कि पूरी तरह से एशिया में कौन है, वह है तो अपना जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख हो जाता है, लेह हो जाता है, जो सबसे ठंडा स्थान मान लिया जाता है। यह -35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -50 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर वेरी करता है। वह विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा वह 50 डिग्री सेल्सियस -50 तक चला जाता है। गर्मियों में -35 के आसपास रहता है। देखिए अभी चाइना के साथ जो समस्याएं हो रही है वह है माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सेना के जवान वहां डटे हुए हैं, बहादुरी पूर्वक डटे हुए हैं। तो इसीलिए अपने सेना पर हम लोगों को फख्र करना चाहिए। वह मस्तक हम लोगों का ऊंचा रखे हुए हैं, वह लोग वहां सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। इस कारण हम लोग घरों में यहाँ वह बहुत प्रेम से दीपक सर का वीडियो देख रहे हैं, दीपक सर से पढ़ रहे हैं। नहीं तो वह अगर सीमा सुरक्षित नहीं होता तो आपको भी वह चलना पड़ता, आप भी परेशानी में रहते। यह इतनी आसानी से आप घर पर बैठ करके मोबाइल से वह दीपक सर का वीडियो नहीं देख रहे होते हैं और दीपक सर न बना रहे होते हैं। तो अपनी सेना के लिए जय हिंद ज़रूर कमेंट में एक बार लिखिएगा। तो यह है लेह जो होता है भारत में सबसे वह ठंडा स्थान मान लिया जाता है, यह है। लेकिन ऐसे अगर ऑप्शन में वह देगा तो वह बर्खोयांग्स, ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन देता है यह भी देखना है। वह एशिया का ही पार्ट मान लिया जाता है चूँकि। उसके बाद देश की अगर बात करें तो लेह लद्दाख याद रखना है, द्रास सेक्टर ये सब वाला भाग हो जाता है जो अब केंद्र शासित राज्य के रूप में जाना जा रहा है। और फिर वह है बिहार की बात की जाए तो गया जिला ही हो जाता है। गया जिला सबसे गर्म जिला भी होता है और यह सबसे ठंडा यानी कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट से यह डिस्ट्रिक्ट के रूप में बिहार में गया जिला को जाना जाता है। तो यह कुछ बातें आपको वह पृथ्वी तक के हम लोग जाने। पृथ्वी से संबंधित और भी हम लोग चैप्टर आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी के लिए यह है और भारत के लिए वह है, इसका माउंटेन से लेकर प्लेटू से लेकर हर चीज़ हम लोग पृथ्वी के बारे में देखेंगे। तो जनरली इतनी बातें जो हैं अर्थ प्लेनेट के लिए अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। कम से कम इतना बात ज़रूर आप याद रखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। यह है 3 प्लेनेट आज हम लोग देखे। इसमें आज हम लोग प्लेनेट के अंतर्गत मरकरी को हम लोगों ने देखा, यह है वीनस को देखा और अर्थ को देखा। तो मरकरी, वीनस और अर्थ 3 हम लोगों ने यहाँ देखा आज है। इन 3 के बारे में डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो को एक बार फिर से वह देखिएगा, रोक रोक करके आप लिख भी ले सकते हैं। यह है तो आपका यह क्लियर होता जाएगा। हमने जितना पॉइंट बताया है इतना पॉइंट बहुत काफ़ी है, सफिशिएंट है एग्जामों के लिए। बीपीएससी तक के यह कवर हो जाएगा। अगर यह पूछता है सोलर सिस्टम से और इस पॉइंट से पूछता है तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको जाने वाला नहीं है। तो इसे बार बार वह है आप देख लें, वीडियो को समझ लें, अच्छे तरीके से कॉपी पर लिख लें, तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो यह सेशन कैसा लगा यह भी आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और उसके बाद हम लोग अगले दिन मार्च से आगे बढ़ेंगे और उसे फिर 3-3 के वह है कैटेगरी करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और इस तरह सोलर सिस्टम ख़त्म करेंगे। बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, कम वह है मात्रा में हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा वह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भार लेने की ज़रूरत नहीं है। देश दुनिया में समस्याएं तो हैं, लेकिन उन समस्याओं से पार पा कर के ही आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी को चलाना यह है। तो इसको चलाते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सभी लोगों से मिलजुल करके रहिए, सद्भावना बनाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए। यह कोरोना काल में मिल नहीं सकते हैं, लेकिन वह फ़ोन से बात तो ज़रूर हो सकती है, तो कभी अपनों से बात करते रहिए।
इसी वह है इच्छा के साथ है, इसी आशा के साथ हम आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।